Hello everyone, welcome to Profound IAS DNA. I hope you all are fit and fine. आज 10th जून 2023 के DNA में हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक टॉपिक है आपका रिलेटेड टू बेसिकली द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। एक टॉपिक है जो कि एडिटोरियल में इन्होंने बोला है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के में जो बेसिकली जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको मेंटेन रखा है, तो वो क्यों रखा है, इंस्पाइट ऑफ की डिमांड हमें इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा बहुत सारे और अदर एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। एक एडिटोरियल आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि जीएस पेपर 3 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उसमें वो क्वेश्चन आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको प्रोफाउंड आईएएस के डीएनए के प्रोफाउंड आईएएस की जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी 2024-25 बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जून, यानी मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है। देखिए बात को समझिए, हम लोग जो पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी की शुरू करेंगे। उसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस पूरा एस्पेक्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटी पर आएंगे और धीमे धीमे करके हम लोग पूरा का पूरा कवरेज प्रोवाइड कर देंगे। ये यूपीएससी 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो देर मत करिए। साइटिंग यूपीएससी दी न्यू डायनेमिक्स, समझ में आ रहा है, और जो पेपर का जो न्यू एनालिटिकल एनालिसिस है, न्यू डायनेमिक्स है, उसके हिसाब से न्यू पैटर्न के हिसाब से हम अपने कोर्स को अलाइन किए हैं। ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीएससी है। कंप्लीट कवरेज होगा प्रीलिम्स एंड मेंस का। क्वालिटी आंसर राइटिंग होगा सर, सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए, क्वालिटी आंसर राइटिंग सेशन होंगे, मेंटरशिप सेशन होंगे 1 to 1। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है आपके पास बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का। कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा सिविल सर्विसेज के लिए। अश्योर्ड गारंटी है कि हम आपको सिलेक्शन ला के देंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 12 जून 2023 के लिए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि परसों मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच वो भी शुरू हो रहा है 12 जून 2023 से। कंप्लीट कवरेज है पेपर 1-2 का, मैपिंग प्रैक्टिस है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं, रेगुलर टेस्ट फॉर करंट यूपीएससी पैटर्न पर है। बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस 2023 स्टूडेंट के लिए है। ये 24 वाले भी केवल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि आप 500 तक कैसे ला सकते हैं इस स्कोर को। तो उसके लिए वो इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, 50 डेज इन हाउस गुरुकुल अभ्यास है जो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इस कोर्स का पार्ट है। इन तीनों कोर्सेज़ के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जो है उन कोर्सेज़ पे चले जा सकते हैं। इसके अलावा आप QR कोड को भी स्कैन करके कोर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कोर्सेज़ के लिए आपको प्रोफाउंड आईएएस का जो ऐप है वो जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप वो कोर्स अवेल कर सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू आर टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ दी हिंदू। ठीक है, इसमें क्या है कि द नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनकी क्या नेसेसिटीज़ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना कि सबसे पहला होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। ठीक, जनरेट के लिए क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा। ठीक, थर्मल पावर प्लांट होगा और इससे आप क्या करेंगे, आप बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक ठीक, इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसके बाद ये ग्रिड में जाता है, ग्रिड में जाता है। ठीक, और ग्रिड में जाने के बाद इसको क्या होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको हम लोग डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्कॉम्स, ये हर एक घर में उस एरिया में जहाँ पर डिस्कॉम फंक्शन है उसमें हर जगह पर ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए, हमारे यहाँ इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फॉर आवर डिमांड, लेकिन प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन में है सर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ उसकी हालत ठीक नहीं है।
अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमेशा डेट लेडन होता है, बहुत ज़्यादा उधार लिए रहती है, समझ में आया, बहुत सारा उधार रहता है। और वो इस वजह से भी है क्योंकि इनमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, लीकेजेस कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई तार जा रहा है, ठीक है, अब कोई कटिया फंसा लिया उसने, कटिया जानते हो क्या होता है, तार से करके आप इसके लिए बाईपास कर देते हो इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो क्या करते हैं कि वायर जा रहा है, वहाँ से उन्होंने एक वायर लगाया और अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में मीटर लगाते हैं, वो मीटर स्लो कर लेते हैं। ऐसे बहुत लीकेजेस हैं, मैंने एक आध ही नहीं बताया, बहुत लीकेजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो हमेशा डेट में रहती है। आप बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कहा गया है कि जितनी भी हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग या फिर लोड की राशनिंग करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को काटा जाता है, या जो भी हमारे यहाँ पॉसिटिव या डेफिसिट है इलेक्ट्रिसिटी में, अगर केवल ये डिस्कॉम का लॉस 20% जो लॉस है वो हटा दिया जाए तो वो सारे डिमांड मीट किए जा सकते हैं। यानी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। लेकिन डिस्कॉम जो है उसके पास इतना उधार है, इतने ज़्यादा ये डेट रेडन है कि इनके साथ प्रॉब्लम हो गया है कि ये परचेज ही नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अरे भाई ये जनरेट करेंगे और ये अगर परचेज ही नहीं करेंगे तो जनरेट करके करेंगे क्या। तो ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम में चलते हैं। समझ में आ गया आपको कि नहीं। देखिए मेन समस्या यही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मेन समस्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से ट्रांसमिशन में मेन समस्या है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत समस्याएं हैं, समझ में आ रहा है। तो ये एडिटोरियल इसी के ऊपर दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको दूर करने के लिए एक स्कीम लाया था, उदय। समझ में आ गया आपको कि उदय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो नुकसान है उनको कैसे भरा जाए, क्या किया जाए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, हालांकि हमारा इससे ये टॉपिक नहीं है, बस मैंने आपको समझाया है। अभी एडिटोरियल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। ये एडिटोरियल कह रहा है क्या कि भाई हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, समझ में आ गया, और प्राइवेट सेक्टर, और धीमे धीमे हमने ये भी देखा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है वो भी बहुत पुश किया जा रहा है, क्योंकि हमने जो है हमारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसके तहत हम बहुत पुश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ये भी हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से हमें क्या हो रहा है कि हम जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी थोड़ी कम है ना, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है वो तो है ही है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है कि क्या करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे मतलब सप्लाई और डिमांड साइड मैच करे, समझ में आ गया। तो इन्होंने बोला है कि हालांकि हम लोग कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर रहे हैं और पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ है कई सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जनरेटर्स के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उनके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट है ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। जो पहले जो कॉस्ट प्लस बेसिस हुआ करता था कि आपका कितना कॉस्ट लगा जनरेशन में, उसके बाद सर्टेन प्रॉफिट दे देंगे। तो ये कॉस्ट प्लस अप्रोच से अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ जा रहे हैं, ये तो है ही। लेकिन हमारे इस ऑथर ने एक यूके का मॉडल हमारे सामने रखा है, इसको कहते हैं पूल प्राइस मॉडल। इन्होंने कहा कि पूल प्राइस मॉडल अगर आप करेंगे, ये ऑथर ने नहीं करा है, इन्होंने कहा है क्या, ऑथर ने मतलब ये बात पूल प्राइस मॉडल का एग्जाम्पल लिया कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूल प्राइस मॉडल पर डिलाई कर रही है और इसी के थ्रू बढ़ना चाहती है। ये कैसे बेनिफिशियल नहीं है इंडियन कंटेक्स्ट में, ये एडिटोरियल इसी के बारे में है। मेरी बात को फिर से समझो, यूके का एक मॉडल है पूल प्राइस मॉडल, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो रही है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है। हाँ, इस ऑथर ने ये कहा है कि किस तरीके से ये मॉडल उतना बेनिफिशियल नहीं है इंडियन कंटेक्स्ट में, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस एडिटोरियल के थ्रू। समझ में आ गया, ध्यान से सुनिए। देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत होता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसके तहत जनरेशन को डी लाइसेंस कर दिया गया और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी लाइसेंसिंग चल रही है। ठीक, हर आदमी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, जिन्हें लाइसेंस मिलेगा वही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन जनरेशन किया जा सकता है, डी लाइसेंस कर दिया गया, ये बात कहा गया। तो इन्होंने बोला है कि जितनी भी हमारे यहाँ एक्टिविटी हो रही है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग या जो भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ही हो रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी एक्ट के तहत यूके का मॉडल एक्सेप्ट करने की कुछ बात कही है। इस यूके मॉडल जो है वो बेसिकली पूल प्राइस मॉडल पे वर्क करता है। पूल प्राइस मॉडल का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। पूल प्राइस मॉडल क्या है? पूल प्राइस मॉडल ये होता है कि हर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाला जो है वो सप्लाई साइड है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो बेसिकली सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रही है ये डिमांड साइड है।
आप बात को समझे कि नहीं, ये डिमांड साइड है। अब देखो जो सप्लाई साइड है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्राइस पूल मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि हर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को कहती है कि आप कितने रुपए में 1 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे वो लिखिए, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर पाएंगे, सप्लाई कितना कर पाएंगे। मेरी बात को ध्यान सुनिए, इन्होंने बोला 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का आप कॉस्ट बताइए और सप्लाई कितना में कर पाएंगे ये बताइए, कितना सप्लाई कर पाएंगे, कितने मेगावाट या कितना वॉटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे करके जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगी, वो जितनी भी जनरेटिंग कंपनीज होगी, जनरेशन जो कर रही होगी, वो अपना अपना लिस्ट देंगे कि भाई हम इतने रुपए, 1 रुपये, 2 रुपये, 1.5 रुपये, ऐसे करके हम इलेक्ट्रिसिटी आपको देंगे और इतना यूनिट दे पाएंगे। अब इन्होंने कहा कि इसका हम लोग क्या करते हैं, एक पूल बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कि कितना यूनिट का है कॉस्ट और कितना यूनिट ये प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद डिमांड साइड में डिस्कॉम कंपनी ये कहेगी कि भैया मुझे कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट। ये डिमांड साइड है और ये सप्लाई साइड है। अब दोनों में जो मैच कर जाएगा उसको हम लोग जो है पूल प्राइस मॉडल में कहेंगे। समझ में आ गया? इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूल प्राइस मॉडल। इसमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों मैच रहता है। इन्होंने ये बात कहा है। अब इसमें बहुत दिक्कतें हैं। अब दिक्कत क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिक्कत इसमें यह है कि ये इंडियन कंटेक्स्ट में उतना सही नहीं है। इंडियन कंटेक्स्ट में क्यों सही नहीं है, तो ये बोल रहे हैं क्या, ध्यान सुनिए, ये बोल रहे हैं क्या कि नॉर्मली पावर जी, या देखो इसमें ये बात कही गई है, ठीक है, जरा देखिए इसमें ये बात इस पैराग्राफ में ये बात कही गई जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जैसे जो भी पावर प्लांट जनरेटर्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक नियम होता है कि शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी महंगा होता है क्योंकि कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कैपिटल कॉस्ट कम होने लग जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम होने लग जाता है। पूल प्राइस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो इस बात को ध्यान में नहीं रखता है। अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपये में प्रोवाइड कर सकता है और कोई 2 रुपये में प्रोवाइड कर सकता है, पूल प्राइस में 2 रुपये हो गया तो 1 रुपये वाला भी 2 रुपये में बेचेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरेशन कर रहा है उसको तो बल्ले बल्ले हो गया, 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेच रहा है, जबकि उसका कॉस्ट 1 ही रुपये में कर सकता था। लेकिन जो परचेज कर रहा है उसके लिए वो चीज़ महंगी हो गई। तो ये बता रहे हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में ये ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है ये मॉडल। इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है कि जैसे मान लो कह रहे हैं कि भाखड़ा नांगर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो मतलब बहुत कम में कर सकते हैं, लेकिन 4 रुपये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बिक रहा है। समझ में आ रहा है आपको? पूल प्राइस मॉडल में अगर हम लोग जाएंगे तो कह रहे हैं ये इंडियन कंटेक्स्ट में ठीक नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेड सोल्यूशन पे आए, ये तो इम्पोर्ट बेस्ड सोल्यूशन है ना कि भाई बाहर से कोई आइडिया हुआ, इम्पोर्ट किया है आपने आइडिया यूरोपियन यूनियन से। इन्होंने कहा है इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। इंडिया की प्रॉब्लम जो है स्ट्रक्चरल है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्रॉब्लम है, आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 की बात कर रहे हैं उसमें इन्होंने कहा है कि जो सरचार्जेस वगैरह होते हैं उसे कम करने हैं। मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ बहुत ढंग से। इन्होंने कहा है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन कम करिए, सरचार्जेस कम करिए। आप बोलेंगे ये क्या मतलब होता है? देखिए इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक फंडा है। अगर आपने भी गौर किया होगा कि मान लीजिए कोई कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो खर्चा हुआ एक्स अमाउंट वो तो होगा ही होगा। मान लीजिए 5 रुपये यूनिट है तो 5 रुपये में उन्होंने एक्स रुपये खर्चा किया, प्लस चूंकि ये कमर्शियल है इसीलिए इसमें सरचार्ज लगता है, तो ये हो जाता है एक्सपेंसिव। लेकिन वहीं पर जो जनरल लाइफ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ये सस्ते में मिल जाता है एक्स। इनको सस्ते में मतलब इनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो सरचार्ज वसूला गया है ये बेसिकली एज ए सब्सिडी के फॉर्म में हाउस होल्ड्स को मिल जाता है। इसी फेनोमेना को कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ये रेलवे में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि इस टाइप के सरचार्जेस को आपको हटाना है क्योंकि हमें कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह प्रमोट हो सके। ठीक है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। अभी भी कंटिन्यू मैनर में आपको देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूनिट्स हैं उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, उन पर सरचार्ज लिए जाते हैं ताकि वह हाउस होल्ड को सब्सिडाइज कर सके। तो पहली तो यही प्रॉब्लम है। इसके वजह से होता क्या है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम है, डिमांड कम हो जाता है क्योंकि महंगा है। अब बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डिमांड कम हो जाता है तो इसी वजह से डिस्कॉम वगैरह को भी डिमांड कम रहता है।
डिस्कॉम भी कम मंगाते हैं। और मान लीजिए कभी आपका फ्लक्चुएट कर गया कि डिमांड बढ़ गया, तो डिस्कॉम इतने केपेबल ही नहीं है कि उस इलेक्ट्रिसिटी के पीक या जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एकदम से सर्ज कर गई है उसको मीट कर सके। तो कई बार डिमांड बढ़ जाता है तो मीट नहीं कर पाते, कई बार डिमांड घट जाता है तो डिस्कॉम को दिक्कत होती है। तो बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी इंपोर्ट करके कोई आइडिया लेकर हम अपने इंडियन लैंडस्केप पे लगा दें वो नहीं चलेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिए। आपको करना ये है कि जो डिस्कॉम है आपका, उसके साथ एडवांस पावर परचेज एग्रीमेंट करिए कि भैया तुम जनरेट करो, हम तुमसे इतना इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। इन केस ऑफ सर्ज जो है आप कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा हम आपसे मंगा सकते हैं, वो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। समझ में आ रहा है? एडवांस पावर परचेज एग्रीमेंट। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो कुछ स्टेट्स की मोनोपोली है कि केवल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम करेंगे, जैसे मध्यांचल विद्युत विभाग और ये वो करते हैं। कहा है इसको हटाकर दिल्ली वाला मॉडल अपना सकते हैं आप, कि दिल्ली में जैसे कि आपका प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एयरटेल, टाटा, तो आप दिल्ली वाला मॉडल जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरे के पूरे टॉपिक में इतनी बात करी गई है आपके सामने, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल, समझ में आ गया? तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पहला चीज कि पूल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जा रही है, बिडिंग किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। अच्छा, एक मॉडल कंसिडरेशन है जिसे पूल प्राइस मॉडल कहते हैं, पूल प्राइस मॉडल। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि डिस्कॉम को भी नुकसान होगा और कंज्यूमर्स को भी नुकसान होगा, कंज्यूमर को भी एक्सपेंसिव मिलेगा। तो सोल्यूशन हमारे सामने क्या है? सोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग एडवांस पावर परचेज एग्रीमेंट को प्रमोट कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन डिस्कॉम में कर सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल दिल्ली का है, जो है दिल्ली का है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी issues faced by discom company, discoms in electricity distribution suggest remedies। 250 words, 15 मार्क्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर बेटर इंडिया नेपाल टाइज। अब देखिए ये जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी माफ करिए, जीएस पेपर 2 और पीएसआईआर ऑप्शनल वाले। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, तो समझिए। मैं आपको पूरा क्रक्स बता देता हूँ, उसके बाद सीधे पॉइंट टू बी नोटेड बता दूंगा। इन्होंने बोला है कि देखिए ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्पा कमल दहल प्रचंड, इसको मैं आपके बाद प्रचंड बोलूँगा, वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने और उनकी जो पहली विजिट हुई है इंडिया में हुई है। तो जिस भी किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का पहला विजिट अगर कोई कंट्री हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माना जाता है। हालांकि प्रचंड साहब की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो पहला टीन्योर था वो इंडियन पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं था। ही वॉज वेरी स्केप्टिकल टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। बहुत जगह पर उन्होंने, जैसे ही वो पहले टर्म में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसमें सबसे पहली विजिट उन्होंने चाइना में करी थी, जो पहले ही इंडिया के लिए ठीक नहीं है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? और प्लस नेपाल हमेशा जो है वो मतलब चाइना का जो चाइना कार्ड शो करती रहती है इंडिया के सामने, बिग ब्रदर एटीट्यूड कहती रहती है इंडिया को। तो ये चीज़ें हैं। अब जब ये विजिट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जो प्रचंड जो
प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उनका एक पॉलिसी स्टैंस में शिफ्ट देखने को मिला है, समझ में आ रहा है, और ये बहुत मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अभी अब जरा समझते हैं कि कुछ इरिटेंट रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, जैसे 1950 की टीटी रही है जो फ्रेंडशिप टीटी मानी जाती है, जिसके तहत बॉर्डर ओपन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कुछ बॉर्डर डिफरेंसेस भी हैं, जैसे काला पानी का इशू है, आपको पता ही होगा ये, है ना, जैसे कुछ 1950 की टीटी है, बॉर्डर डिफरेंसेस हैं, इंडिया रिलेक्टेंस टू रिसीव दी एमिनेंट पर्सन ग्रुप, और बहुत सारे मुद्दे हैं। इंडिया मतलब कि इंडिया को बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करती है नेपाल, वो मानती है कि इंडिया जो है नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है, ऐसी बातें, बहुत सारी बातें। और कुछ इंडिया और चाइना का जो टसल है उसमें भी नेपाल फेवर लेता रहता है किसी एक पार्टी का दूसरे के ऊपर, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है दोनों के बीच में। और जो प्रचंड साहब उनका पहला टीन्योर भी रहा है मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा, समझ में आ गया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आपके सामने बताया। उसी के रिएक्शन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी उस समय में कुछ बातें कही थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी थोड़ा सा जो है सेंसिटिवली काम किया है, और उन्होंने भी कुछ बातें इंडिया के सामने रखा, और इस चीज़ को काफ़ी ढंग से सेंसिटिविटी के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना है। अब देखिए बात क्या क्या हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। इस बीच देखिए, सबसे पहला तो नेपाल क्या है, नेपाल इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, समझ में आ गया। तो नेपाल को कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करना है तो वो इंडिया पे डिपेंडेंट है, एंड इंडिया हैज़ राइटली ओपनड इट्स बॉर्डर, ठीक है, इन फेवर ऑफ नेपाल। ठीक, इंडिया ऑल्सो गिवन नेशनल ट्रीटमेंट टू द नेपालीज, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी जो इस बार हुआ है। जैसे कि महाकाली टीटी हुआ है, जिसमें ये हुआ है कि जो पंचवेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग पावर परचेज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नेपाल इज़ ए हिमालयन बेस्ड कंट्री, ठीक है, तो उसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। तो अगर हम इन वन से पावर परचेज करते हैं तो उनको हम लोग अपने करेंसी देंगे, तो उनका पावर सेल होगा तो उनको कुछ पैसा मिलेगा। एक तो पहला चीज़ ये तो इम्पॉर्टेंट है। एक जो बहुत कमेंडेबल मुझे लगा कि नेपाल अब केवल इंडिया को ही नहीं, बांग्लादेश को भी पावर बेच सकता है। अब ये चीज़ गजब है, क्योंकि ऐसा ही जो प्रपोजल था वो भूटान ने भी इंडिया को दे रखा था कि मुझे जो है बांग्लादेश को बेचने दीजिए। भूटान भी हिमालयन बेस्ड कंट्री है, उसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो भी चाहती है कि बांग्लादेश को दे, लेकिन इंडिया ने उसको डिनाई किया था। लेकिन यहाँ पर 3 कंट्री के बीच में एक डील हो रहा है कि जिसमें आप अगर नेपाल चाहे तो वो देख लो ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन, कि वो अगर चाहे तो वो बांग्लादेश को मतलब कि इंडिया के थ्रू जो है वो बेच सकता है। दिट इज़, ये दिखा रहा है कि कितना मतलब सेंसिबली ये लोग काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और ये बहुत मतलब इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, राइट। इट इज़ जस्ट अ मैटर टू इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये दिखा रहा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कितना क्लोज टाइज है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। ये बात मुझे बहुत सही लगा। रीज़न क्यों? क्योंकि भूटान जो कि इतना मतलब स्ट्रेटजिक पार्टनर माना जाता है और इंडिया की हमेशा वो मदद करता रहा है, उसको इंडिया ने परमिशन नहीं दिया है कि आप बांग्लादेश को दें। वो अभी अंडर कंसिडरेशन उससे पहले नेपाल को दे दिया गया है, समझ में आ रहा है। तो ये इट शोज़ दैट हाउ मच वी आर सीरियस अबाउट नेपाल, राइट। ये ध्यान रखिए। और नहीं प्लीज़, इसके अलावा कोऑपरेशन फॉर पेमेंट होने की बात हुई है। इसमें क्या हुआ है कि माउ साइन किया जाएगा बिटवीन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये NPCIL वही है जो इंडिया में ATM या इंडिया में UPI वगैरह देखती है, और नेपाल क्लियरिंग हाउस, इन दोनों के बीच में आपका जो है एक मतलब कि MOU साइन किया गया। इसके तहत जो है आप क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो कोई नेपालीज को डिजिटली पेमेंट कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट, क्योंकि इंडिया में जो लेस कैश इकोनॉमी प्रमोट करने की बात है उसमें UPI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किया भी, सिंगापुर के साथ भी ऐसा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंडिया ने कहा है कि हम जो एशिया सैटेलाइट है उसके तहत भी आपको जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में हम रीजनल कोऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, E-गवर्नेंस, बैंकिंग, ATM सर्विसेज, ये सब आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में टाइज बढ़ रहे हैं। अब जो नेपालीज प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में को डीपोलिटिसाइज करके देखें, क्योंकि देखिए वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है
वो नेपाल के जो इस प्राइम मिनिस्टर का जो ये मूव है, उनकी विजिट है, उसको तो क्रिटिसाइज़ करेगी, क्योंकि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइडेड है, समझ में आ रही, हिली पीपल और मधेसी पीपल के बीच में, ठीक। तो उनमें से कुछ एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी हैं, कुछ प्रो इंडिया सेंटिमेंट के भी हैं। तो वही हमें देखना पड़ेगा कि उस डिवीज़न को हटाते हो, ट्रांसेंडिंग दैट डिवीज़न, जो इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को अगर डीपोलिटाइज कर दे तो बहुत सही है। और इंडिया को भी एट द सेम टाइम कोशिश करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से जो अपनी कमिटमेंट उन्होंने किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परचेज पावर, जो भी पावर परचेज कर रहे हैं, उन सबको एडहेयर करें और जो प्रोमिसेस किए हैं उनको एडहेयर करें, और बिग ब्रदर का जो सिंड्रोम है उनके इंटरनल मामले में दखल ना दे। ये सब चीज़ें करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल? देखो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, ठीक है, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उनकी विजिट हुई और एक चेंज इन स्टैंस देखने को मिला। फर्स्ट विजिट था उनका ये, ठीक है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो एक चेंज इन पॉलिसी नज़र आया और दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ। उसमें कुछ पावर परचेज एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट है। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके अलावा इंडिया ने में जो है MOU साइन किया डिजिटल पेमेंट के लिए। स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन की बात की गई। इसके अलावा जो हमारा जो है एशिया सैटेलाइट है, उसमें हम लोग ने कहा है कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ पॉजिटिव आउटकम्स मिले हमारे नेबर के साथ, डीपोलिटाइज करने की ज़रूरत है। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि डिस्कस इंडिया नेपाल रिलेशनशिप in context of नेपाल रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ recent leadership change in Nepal. 250 words, 15 marks. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आ जाओ। अनवेवरिंग फोकस, अब ये क्या है जरा समझिए। देखिए क्या हुआ कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो पॉलिसी रेट्स थे वो कम रखे गए, ठीक है, 4% के करीब करीब। तब पॉलिसी रेट का मतलब रेपो रेट होता है। रेपो रेट वो रेट माना जाता है जिससे बैंक जो है वो RBI से लोन लेती है। बैंक RBI से अगर सस्ते रेट में लोन देगी तो बैंक भी सस्ते रेट में लोन देगी, ये पर्पस होता है। तो लोन सस्ता होता है, लोन सस्ता होगा तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो और लोन लेंगे तो इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगा, तो वो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और ग्रोथ क्रिएट करेगा, ठीक है, ये मेन पर्पस होता है। अब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोविड-19 के जो वेव्स वो ख़त्म हुए, उसके बाद इकोनॉमी को वापस बैक इन ट्रैक लाया गया। तो धीमे धीमे पॉलिसी रेट्स बढ़ाए जाने गए। ऐसा क्यों बढ़ाए जाने लगा? जब पॉलिसी रेट मतलब कि अगर डिक्रीज़ करने पर फ़ायदा होता है। देखिए, पॉलिसी रेट डिक्रीज़ करने पर फ़ायदा तो होता है, ये भी मानना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है भाई? नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सर जी आपका जो है पॉलिसी रेट्स अगर आपने बेसिकली डिक्रीज रखा काफ़ी दिनों तक, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। समझ में आ गया? और इन्फ्लेशन बढ़ भी गया था, 6% 7% तक पहुंच गया था। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या है कि जो CPI जो कि नॉमिनल एंकर है
इन्फ्लेशन का वो 4% ±2 पे होना चाहिए, यानी कि 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, समझ में आ रहा है, जो कि बहुत बढ़ गया था। तो भाई ऐसे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसका फेलियर माना जाएगा ये। तो फिर इन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन के बाद जो है इन्होंने फिर जो है उसकी जो वैल्यू थी, जो पॉलिसी रेट की वैल्यू थी, जो रेपो रेट की, वो बढ़ाना शुरू किया इन्होंने, समझ में आ गया। अभी ये जो न्यूज़ आया है वो ये है कि जो पिछले महीने में 6 पॉइंट समथिंग था पॉलिसी रेट, उसको इन्होंने कांस्टेंट रखा है कि हम अभी घटाएंगे नहीं, समझ में आ गया। ये देखते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा स्लो डाउन हुआ है क्योंकि क्रेडिट महंगे हो गए हैं, लोन महंगा हो गया है क्योंकि रेपो रेट महंगा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके बावजूद एक स्टैंस फिक्स रखा है कि भाई हम नहीं घटाने वाले हैं, क्योंकि हमें जो सबसे मेन अभी दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो इन्फ्लेशन है, जो कमोडिटी के प्राइसेस है, वो हमारे जो होने चाहिए वो 4% के आसपास होना चाहिए। यही इस पूरे के पूरे जो है आपको एडिटोरियल में कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट विल रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ इट ब्रिंग्स हार्म टू यूजर्स, से राजीव चंद्रशेखर। देखिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत कुछ फ़ायदे हैं, बहुत नुकसान भी है। बहुत फ़ायदों में जैसे कि आप जो हैं एकेड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्क्स कर सकते हैं, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस शो कर रहा है ये। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी, ऐसा माना जा रहा है कि जॉब लॉस हो जाएगा, कुछ फेक्स, डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आपने देखा होगा अभी जो रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें एक फ़ोटो था जिसमें वो दुखी थे, तो उसको खुद हंसते हुए दिखा दिया था उन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कोई दिक्कत नज़र आई हमारे सामने तो हम जो है क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, बस यही बात इन्होंने कही है, ठीक। इसके अलावा बोला है कि शाह रिव्यूज सिक्योरिटी इन जम्मू, समझ में आ गया, एंड कश्मीर फॉर दिस ईयर्स अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रही है, 31 अगस्त तक ख़त्म होगी, उसमें इन्होंने बोला है कि हम पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रखेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने एक बड़ी गजब की बात बोली जो जिसके वजह से मैंने ये किया है। इन्होंने बोला है कि हर एक यात्री को इस बार RFID कार्ड दिया जाएगा, समझ में, ताकि इनका रियल टाइम लोकेशन पता चल सके। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि 5 लाख इंश्योरेंस हम देंगे ईच पिलग्रिम्स को और 50,000 इनके एनिमल को, समझ में आ गया। इसके अलावा टेंट सिटी बनाएंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट्स रखेंगे, प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट होगा, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। हर साल ऐसा देखा जाता है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से कई सारे यात्री गुम हो जाते हैं, कई सारे मर जाते हैं, समझ में आ रहा है, कैलामिटीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो यही इन्होंने बोला है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे भी देखिए, पाइप्ड पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल अवर्ट 4 लाख डायरिया डेथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। देखिए जल जीवन मिशन एक स्कीम है जिसके तहत पाइप्ड वाटर सप्लाई आपको देना है रूरल एरियाज़ में, और बाद में अर्बन कंपोनेंट भी इसका आया, उसमें अर्बन एरियाज़ में भी 2024 तक बोला गया है, ठीक है। पाइप्ड वाटर सप्लाई का मतलब होता है फंक्शनल पाइप वाटर सप्लाई, ऐसा नहीं कि केवल पानी का टैप हो जाए तो हो जाए। कहा है कि पर पर्सन 55 लीटर पानी क्वालिटी वाटर में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस स्कीम के बहुत फ़ायदे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मतलब कि काफ़ी तारीफ़ करी है, बोला है कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि 4 लाख डायरिया डेथ को मार सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा 14 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को बढ़ा सकता है, विमेन के कई सारे जो लेबर हैं उनको कम कर सकता है। तो काफ़ी पोटेंशियल है जल जीवन मिशन और पाइप वाटर सप्लाई के अंदर, समझ में आ रहा है। तो इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्स में। इसके अलावा रशिया टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस जो है इन जुलाई। बेलारूस में अभी क्या हुआ है कि आपको पता है कि 15 महीने हो गए रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई है जो कि इतने लंबे समय तक चली है। अभी ऐसा मालूम चल रहा है कि अभी ये लड़ाई कैसे, यूक्रेन इतनी छोटी कंट्री कैसे बर्दाश्त कर दी इतने दिन, 15 महीने तक, बिना नाटो के सपोर्ट से तो पॉसिबल नहीं होता है। तो रशिया कह रही है कि तुम एक तरह का प्रॉक्सी वॉर खेले हो ना हमारे साथ, हम भी जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं हम बेलारूस में छोड़ेंगे और कभी भी तैयार रहेंगे कि बेटा तुमने कुछ किया तो हम भी तुम्हारे कुछ छोड़ेंगे नहीं, न्यूक्लियर वॉर लड़ सकते हैं आपके अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया सीकिंग टू स्टेबलाइज नॉट नॉर्मलाइज रिलेशंस विथ चाइना। इन्होंने बोला है कि भाई देखो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं वो आए इंडिया में और उन्होंने कहा है कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है कि हमारी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उनसे, समझ में आ रहा है।
अब चाइना का ये जो ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑकस का भी पार्ट है और इंडिया से भी यही एक्सपेक्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो ये एक बात स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस 3 मेजर एडिटोरियल्स एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। देखिए न्यूज़पेपर में जितने भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं सब छान के निकालता हूँ। मुझे खुद भी काफ़ी टाइम लगता है, तो 2.5-3 घंटे लग जाता है इसको पढ़ने में, समझने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं अंडरलाइन करता हूँ एक एक एडिटोरियल पर, तो काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। ठीक है, उनको कहें कि देखिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी है, और उनको कहें कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।